हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, राष्ट्रीयता की वर्तमान अवधारणा हमने अवश्य पश्चिम से ली है। इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिम की राष्ट्रीयता निर्विवाद है, बल्कि अनेक सिद्धांतकार यह मानते हैं कि पश्चिम का राष्ट्रीयता विषयक चिंतन भारत से पीछे हैं। यूरोप जितनी छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं में बटा है और अब भी जिस तरह वहाँ यूरोपीय एकता के लिए छटपटाहट दिखाई पड़ रही है, उससे यही पुष्टि होती है कि अभी उसकी राष्ट्र राज्य की अवधारणा बन ही रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीयता के प्रश्न को जिस गंभीरता से लिया है और दमित राष्ट्रीयताओं या निर्णय के अधिकार के जरिए पृथक राष्ट्रीयता का स्वप्न देखने वालों को जिस तरह से लताड़ा है, वह भी यही सिद्ध करता है कि पश्चिम धीरे धीरे अपनी भूलों को सुधार रहा है और मानने लगा है कि राष्ट्रीयता को लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में जो परिकल्पनाएं रही हैं, वे भी अर्थहीन नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा है कि आत्मनिर्णय के जरिए पृथक राष्ट्र का सपना देखने और उसे आतंकवाद के जरिए पाने का इरादा रखने वालों से दुनिया को सावधान हो जाना चाहिए। इस बैठक में पाकिस्तान भी था और हमेशा की तरह इस बार भी उसके प्रतिनिधि ने अपने भाषण के 60% हिस्से में भारत के खिलाफ अनर्गल प्रचार शुरू किया। पाकिस्तान बार बार कश्मीर का हवाला देकर यह सिद्ध करने की कोशिश करता रहा कि भारत ने वहाँ मुसलमानों के विरुद्ध दमनात्मक रवैया अपना रखा है। भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहले भी मानवाधिकार आयोग के मंच पर मुंह की खा चुका है, फिर भी वह यह दुस्साहस करता रहता है। हम यहाँ मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई दलीलों का उल्लेख करना चाहते हैं। राष्ट्र की भौगोलिक अखंडता की रक्षा की जोरदार वकालत करते हुए आयोग का कहना है कि किसी भी देश के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यकों की समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरी शक्ति का बीच में आना ठीक नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की भावनाओं के खिलाफ तो है ही, अच्छे पड़ोसी के धर्म के भी विरुद्ध है। आत्मनिर्णय के अधिकार को एकदम नकारते हुए आयोग ने कहा है कि यदि किसी अल्पसंख्यक समूह या वर्ग की तर्कपूर्ण मांगे हैं तो उन्हें उसी देश के भीतर संविधान में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। आदर्श विश्व व्यवस्था की पहली शर्त ही यही होनी चाहिए कि राज्यों की सीमाएं बिना संबंधित पक्षों की आपसी सहमति के बदली नहीं जाएं और आत्मनिर्णय के अधिकार जैसी बातों को महत्व नहीं मिले। आयोग के महासचिव का कहना था कि धर्म राष्ट्रवाद धीरे धीरे साम्राज्यवाद के
रूप में फैल रहा है और ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्र के भीतर किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को पृथकता की तरफ ले जाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। महोदय, आशंका व्यक्त की जा रही है कि वर्तमान सदी में आज की ज़्यादातर भाषाएं दुनिया से लुप्त हो जाएंगी। भाषाएं पहले भी मरती रही हैं, यह कोई नई बात नहीं है, पर अब उनके दम तोड़ देने की गति तेज हो रही है। एक समय था जब रोटी रोजी का सवाल भाषा से जुड़ा हुआ नहीं था। यही कारण था कि किसी समूह या कबीले में कोई बोली, कोई भाषा सिर्फ आपसी संवाद के रूप में सदियों तक जीवित रहती थी। भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व 10 से 15,000 तक भाषाएं थीं। यह भी माना जाता है कि तब पृथ्वी नामक ग्रह की कुल जनसंख्या अनुमानत 10 लाख थी। तब की भाषाओं में से 6 से 7,000 भाषाएं ही आज बनी रह पाई हैं। अगली सदी में इनमें से 90% के लुप्त हो जाने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, वह कुछ अतिरंजित भले लगे, पर अनेक भाषाओं के सिर पर मौत का सा खतरा तो मंडरा ही रहा है। बर्लिन के एक भाषा वैज्ञानिक मार्टिन आस्पेल मात ने जर्मन में मातृभाषा नाम से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के ताज़ा अंक में 90% भाषाओं के लुप्त हो जाने की जो चर्चा की है, वह वास्तव में इसी खतरे की चर्चा है। संचार माध्यमों में जो क्रांति आई है, उससे संकेत मिल ही रहे हैं कि वही भाषा अंत में बोली समझी जाएगी जिसे अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के उपयोग में लाएंगे। हमारे यहाँ सबसे अधिक जनसंचार माध्यम जो भी है, वे सबसे अधिक हिंदी में हैं। यानी जो भाषा जितनी अधिक बोली या समझी जा रही हो, उसी को प्रश्रय मिल रहा है। खबर यह भी है कि वे चैनल जो पहले हिंदी के अलावा भारत की दूसरी भाषाओं में भी कार्यक्रम पेश कर रहे थे, अब उन कार्यक्रमों को बंद कर रहे हैं। यानी भाषाओं के जीवित रहने के सवाल को अब संचार माध्यम रोजी रोटी के सवाल और ऐसी ही दूसरी सच्चाइयाँ नियंत्रित करेंगी और भाषाओं के भविष्य और अस्तित्व का फैसला करेगी। एक सच्चाई यह है कि हमारे देश में अंग्रेजी बढ़ रही है। अंग्रेजी जानते हैं तो आप बेहतर नौकरी की आशा कर सकते हैं। केवल अपनी भाषा जानते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तर्क सीधा और साफ है। भाषाओं की यह हालत भूमंडलीकरण और अन्य नई स्थितियों के कारण भी बन रही है। आश्चर्य नहीं कि अंग्रेजी के बढ़ने से जो सच्चाई हमारे यहाँ है, वही दुनिया के कई अन्य देशों में भी है। जिस भाषा में व्यापार, वाणिज्य और नौकरियां हों, जिसमें आप दुनिया भर से संवाद कर सकते हों, उनका बढ़ना आवश्यक है। संख्या का तर्क अब पहले से कहीं ज़्यादा काम करेगा। जो भाषा या बोली सिर्फ 5,000 या 10,000 लोगों द्वारा भरती
जाती हो। तरह तरह के दबावों के कारण सबसे पहले उससे बरतने वाले ही छोड़ेंगे। ऐसी चुनौती सबसे ज़्यादा अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के नृजातीय समुदायों द्वारा बोली बरती जाने वाली भाषाओं तथा बोलियों पर है। धन्यवाद।